यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। सुमेधा ठंडी हंसी हंसी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि आरव चिल्लाया, बस। इस समय वह बहुत परेशान था। वह यहाँ जरूरी काम निपटाने आया था, न कि उन दोनों को आपस में झगड़ते और एक दूसरे पर हमला करते देखने। नयनतारा शालीनता से आरव के पास आई और एक कोमल मुस्कान दिखाते हुए बोली, ठीक है, गुस्सा मत करो। मैं उससे बहस नहीं करूंगी। उसके नैनंक्ष इतने गर्मजोशी और विनम्रता से भरे थे कि ऐसा लग रहा था मानो वह हिमखंडों को भी पिघलाने में सक्षम हो। आरव। सुमेधा ने ठंडी घुरघुराहट की और फिर उसने आरव की ओर देखा और कहा, मैं बाहर जा रही हूं। जब मैं अपना काम खत्म कर लूंगी तो वापस आ जाऊंगी। तुम कहाँ जा रही हो? आरव ने भौहें सिकोड़ी और कहा, तुम जानती हो कि तुम पूरे दक्षिणी क्षेत्र की सार्वजनिक दुश्मन हो। अगर 6 महान शक्तियों ने तुम्हें देख लिया तो क्या होगा? क्या तुम्हें मेरी चिंता है? सुमेधा अचानक मुस्कुराई। आरव ने उदासीनता से कहा, मुझे डर है कि तुम कोई मुसीबत खड़ी करोगी और मुझे भी अपने साथ घसीटोगी। सुमेधा का चेहरा ठंडा पड़ गया, जबकि उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें शामिल नहीं करूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर चमका और वह कमरे से गायब हो गई। उसके जाने के बाद नयनतारा ने कहा, छोटे भाई, तुम्हें उसकी स्पष्ट रूप से चिंता है, तो तुमने ऐसे क्यों बात की? क्या मैं था? आरव मुस्कुराया और बोला, या शायद मुझे कहना चाहिए, क्या उसे दूसरों की चिंता की जरूरत है? यह मत भूलो कि वह एक आत्मिक स्तर की विशेषज्ञ है जो सभी प्रकार की भ्रम तकनीकों में कुशल है। यहाँ तक कि एक आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ भी उसकी जान नहीं ले पाएगा। नयनतारा ने कहा, छोटे भाई, वह इतनी सुंदर है। क्या तुम वास्तव में उससे बिल्कुल भी मोहित नहीं हो? बड़ी बहन ने देखा कि उसकी तुम में कुछ रुचि लगती है, लेकिन वह बहुत घमंडी है, इसलिए वह कोई कमजोरी दिखाने से इनकार करती है। अगर तुम उस दिन जो हुआ उसके कारण उससे अभी भी नाराज हो, तो उसकी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने शायद ईर्ष्या के कारण वैसा किया होगा। ईर्ष्या? आरव उलझन में था। कैसी ईर्ष्या? मूर्ख! नयनतारा ने उस पर आंखें घुमाईं और कहा, वह हमें इतना अंतरंग संबंध रखते हुए नहीं देख सकती। उसने उस दिन मुझे केवल इसलिए निशाना नहीं बनाया क्योंकि मैं महाचिन साम्राज्य की राजकुमारी हूँ, और यह ज्यादातर इसलिए है क्योंकि हमारा संबंध बहुत अंतरंग है। मजाक मत करो। आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि मुझमें, आरव में इतना बड़ा आकर्षण नहीं है कि मैं एक आत्मिक स्तर की विशेषज्ञ को, जो मुझसे सिर्फ एक बार मिली हो, प्यार में पड़ने के लिए मजबूर कर सकूं। इसके अलावा हमारा संबंध अंतरंग नहीं है, है ना? तुम्हें कैसे पता कि तुम में ऐसा आकर्षण नहीं है? नयनतारा मुस्कुराई और बोली, इसके अलावा, छोटे भाई, क्या तुम वास्तव में साफ दिल से यह कह सकते हो? तुम बड़ी बहन को गले लगा चुके हो और चूम चुके हो, और अब बस एक रात साथ बिताना बाकी है। अगर यह अंतरंग नहीं है तो क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमें वास्तव में एक रात साथ बितानी पड़े? आरव वास्तव में निःशब्द था। वह ऐसा नहीं था जो महिलाओं के साथ बात करने में अच्छा हो, इसलिए वह नयनतारा की संगति में हमेशा एक निष्क्रिय स्थिति में रहता था। हालांकि किसी अज्ञात कारण से उसे यह वास्तव में नापसंद नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि पुरुषों को कभी-कभी ऐसी चीजें सच में पसंद आती हैं? आरव ने अपना सिर हिलाया और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, चलो इन सब बातों को छोड़ो और काम की बात पर आते हैं। उस संगठन का गठन कैसे चल रहा है? नयनतारा ने अपनी मुस्कान रोकी और बोली, मैंने कुछ अनाथों को गुप्त रूप से लिया है और मैंने उन्हें प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया है।
हालांकि संसाधनों के मामले में हम थोड़े तंग हैं। धन के अलावा हमें एक और समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और वह यह है कि हमारे पास उनके लिए कोई उपयुक्त तकनीकें और शिक्षक नहीं हैं। भले ही मैं राजा स्तर पर हूं, मैं हत्याओं में कुशल नहीं हूं। इसलिए सबसे बड़ी समस्या जिसका हम सामना कर रहे हैं वह यह है कि हमें हत्यारों से संबंधित कुछ साधना तकनीकों और युद्ध तकनीकों को खरीदना होगा और उन्हें सिखाने के लिए हत्या में कुशल कुछ लोगों को ढूंढना होगा। आरव ने भौहें सिकोड़ी, क्योंकि हत्यारों के इस संगठन को स्थापित करना उससे भी अधिक कठिन और परेशान करने वाला था जितना उसने सोचा था। धन की समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं थी क्योंकि वह एक तंत्र मास्टर था, लेकिन हत्याओं से संबंधित साधना तकनीकों और युद्ध तकनीकों और हत्याओं में कुशल शिक्षकों को प्राप्त करने का मामला हल करना थोड़ा मुश्किल था। आखिरकार दक्षिणी क्षेत्र में ऐसी तकनीकें अत्यंत दुर्लभ थीं और उन्हें केवल पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। हालांकि अगर उन अनाथों को सीखने के लिए साधारण तकनीकें दी गईं, तो वे पुष्प महल जैसे महाकाय के खिलाफ कैसे जा सकते थे? केवल हत्यारे ही पुष्प महल के लिए थोड़ा खतरा पैदा कर सकते थे। इस बीच नयनतारा ने कहा, मैं हत्या तकनीकों का प्रबंध कर सकती हूँ। आरव खुश हुआ। तुम कर सकती हो? नयनतारा ने सिर हिलाया और कहा, सम्राट अकादमी में कई निजी और गुप्त रूप से आयोजित नीलामियां होती हैं। हत्या तकनीकों का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि धरती स्तर की तकनीकें भी इन नीलामियों के दौरान खरीदी जा सकती हैं। हालांकि इस तरह की निजी तौर पर आयोजित बिक्री आमतौर पर विनिमय के माध्यम से की जाती थी। दूसरे शब्दों में, हम अपनी जरूरत की चीजों के लिए अन्य खजानों का ही उपयोग कर सकते हैं। क्या पंच तत्वों के तंत्र और तकनीकी तंत्र पर्याप्त होंगे? आरव ने पूछा। निश्चित रूप से, नयनतारा ने कहा, वे दोनों अच्छे खजाने हैं। खासकर तकनीकी तंत्र, उन्हें तो पैसे होने पर भी खरीदना संभव नहीं हो सकता। तो यह कोई समस्या नहीं है, आरव मुस्कुराया। तंत्र ही वह चीज थी जिसकी उसे बिल्कुल कमी नहीं थी, और अगर होती भी तो उसका मास्टर सुधाकर शान और करिश्मा उसे कुछ प्रदान करने में सक्षम होते। तुम्हारे मास्टर सुधाकर शान हैं, इसलिए निश्चित रूप से यह कोई समस्या नहीं है। नयनतारा ने आरव पर आंखें घुमाईं और कहा, लेकिन हत्याओं में कुशल शिक्षकों को ढूंढना मुश्किल है। व्यावहारिक रूप से ऐसे सभी व्यक्ति विनाश संघ के भीतर हैं, लेकिन विनाश संघ के सदस्य दूसरों को गुप्त रूप से सिखाने के लिए संघ को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। किसी भी मामले में मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम्हें इस समस्या से निपटना होगा। आरव कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, तुम भी जानती हो कि सम्राट अकादमी में मैं जिन लोगों को जानता हूं, उन्हें एक ही हाथ पर गिना जा सकता है। तो मैं ऐसे व्यक्ति को कहां ढूंढूंगा? नयनतारा, तुम इतने सालों से राजधानी में हो और शाही घराने से भी संबंधित हो। तुम्हें इसे पूरा करने का कोई तरीका पता होना चाहिए, है ना? निश्चित रूप से मैं जानती हूं। नयनतारा के होठों के कोनों पर एक आकर्षक मुस्कान उभरी और उसने कहा, हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। लेकिन छोटे भाई, तुम मुझे कैसे चुकाओगे? आरव ने कंधे उचकाए और कहा, महान राजकुमारी नयनतारा, मुझे अपनी शर्तें बताओ। सच में? निश्चित रूप से। बड़ी बहन तुमसे शादी करना चाहती है। इस शर्त के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? क्या हम गंभीर हो सकते हैं? मैं हूं। नयनतारा ने अचानक अपनी मुस्कान रोकी और गंभीरता से बोली। आरव ने भौहें सिकोड़ी और कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ठीक वही जो मैंने कहा,
नयनतारा मुस्कुराई और बोली, भले ही बड़ी बहन अपनी सगाई से भागने में सफल रही, मैं प्रतिभाओं को लुभाने के लिए शाही घराने के एक उपकरण होने से बच नहीं पाऊंगी। इसकी बजाय क्या बड़ी बहन के लिए खुद चुनना बेहतर नहीं है? तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि बड़ी बहन तुम्हारे योग्य है? हूँ। आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुमारी नयनतारा, मैंने तुम्हें बताया है, मैं पहले से ही किसी और को पसंद करता हूँ। इसके अलावा मुझे लगता है कि वह शायद मुझे भी थोड़ा पसंद करती है। इसलिए हमारे बीच कुछ भी होना असंभव है। क्या पुरुषों के लिए कुछ पत्नियां होना सामान्य नहीं है? नयनतारा मुस्कुराई और बोली, क्या छोटे भाई, तुम्हें अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है? आरव मुस्कुराया और कहा, मुझे भी यह पसंद आएगा, लेकिन यह अंत में वास्तविक नहीं है। इसके अलावा यह तुम दोनों में से किसी के लिए भी उचित नहीं है। तुम दोनों को किसी के पूरे प्यार को प्राप्त करने का अधिकार है। नयनतारा ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने आरव की आंखों में देखा और कहा, छोटे भाई, तुम्हारा चरित्र दृढ़ और निर्दयी है, लेकिन तुम भावनाओं के मामले में थोड़े कमजोर हो। बड़ी बहन को सच बताओ, क्या तुम वास्तव में बड़ी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो? अगर तुम कहते हो कि नहीं करते हो, तो बड़ी बहन इस बात का फिर कभी जिक्र नहीं करेगी, और एक बार आरोहण रैंकिंग्स समाप्त होने के बाद मैं शादी करने के लिए आरोहण रैंकिंग्स में चढ़े हुए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को ढूंढूंगी। ईमानदारी से कहूँ तो क्या मैं वास्तव में इस महिला को बिल्कुल पसंद नहीं करता? आरव निश्चित नहीं था, वह निश्चित नहीं था कि वह उसे पसंद करता है या नहीं। लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि अगर वह किसी और से शादी करती और उस व्यक्ति के साथ रहती तो उसे थोड़ा असहज महसूस होता। चूंकि इससे मुझे असहज महसूस होगा, तो इसका मतलब है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। आरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, नयनतारा, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? अंदाजा लगाओ। नयनतारा ने पलकें झपकाईं। आरव अभी बोलने ही वाला था कि एक खुशबू की लहर अचानक उसकी नाक से टकराई और फिर नयनतारा उसके सामने आ गई थी। उसने दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़ ली और फिर उसके गहरे लाल और कोमल होंठ उसके होठों पर दब गए। आरव ने पहले के प्रश्न के बारे में सोचना बंद कर दिया। वह महसूस कर सकता था कि नयनतारा का चुंबन कुशल नहीं था, या यह कहा जाना चाहिए कि वे दोनों ही अत्यंत अकुशल थे। हालांकि कोई भी ऐसी चीजें आमतौर पर बिना किसी शिक्षक की जरूरत के सीख जाता है। जल्द ही आरव की जीभ वहीं रहने को तैयार नहीं थी जहां वह थी, और उसने आगे बढ़ने और उस नम और नाजुक जीभ को पकड़ने के लिए थोड़ी ताकत लगाई। इसके अलावा उसके हाथ अकेले रहने को तैयार नहीं थे। वे धीरे धीरे नयनतारा के घुमावदार कूल्हों पर चढ़ गए और हल्के से दबाना शुरू कर दिया। जल्द ही उसके हाथ अब यहाँ और नहीं रहना चाहते थे और वे धीरे धीरे आगे चढ़ गए। और फिर दो मोटे गोले उसके हाथों में थे। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक जब आरव अपने अंदर के जानवर के आगे झुकने ही वाला था, नयनतारा ने अचानक उसे दूर धकेल दिया। इस समय नयनतारा की आंखों में भावना का स्पर्श था, फिर भी उनमें कुछ स्पष्टता अभी भी बाकी थी। उसने कहा, वह चीज जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते, वह आपको हमेशा परेशान करेगी। बड़ी बहन आपको इतनी आसानी से अपना शरीर नहीं देगी। इस क्षण आरव थोड़ा होश में आ गया था और नयनतारा की बात सुनकर वह तुरंत कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने अपने दिल की भावनाओं को दबाया और कहा, इसका क्या मतलब है? क्या यह तुम्हारे लिए सच में दर्दनाक है? नयनतारा ने आरव की कमर के नीचे एक नजर डाली। तुम्हें क्या लगता है? आरव ने थोड़े गुस्से वाले लहजे में कहा। तुम्हें अपनी कल्पनाओं को बेकाबू करने के लिए किसने कहा?
तुम इसी लायक हो, नयनतारा ने आंखें मटकाते हुए उसे कहा। यह तुम हो जिसने मुझे बहकाया, ठीक है। अगर तुम मेरे प्रति अपनी कल्पनाओं को बेकाबू नहीं करते तो क्या मैं तुम्हें बहका पाती। चलो काम की बात करते हैं। आरव सचमुच नयनतारा के साथ इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता था। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे संभालने में तुम्हारी मदद करूं? नयनतारा ने आरव के निचले हिस्सों की ओर इशारा किया। यह सुनकर आरव का दिल धक से रह गया। जब वह यह कहने वाला था कि हाँ, तभी नयनतारा ने इसके बजाय कहा, मैं मजाक कर रही थी। चलो काम की बात करते हैं। आरव का चेहरा जम गया और उसने उसे घूरकर देखा। अगर करिश्मा एक छोटी राक्षसी थी तो यह औरत निस्संदेह एक सच्ची राक्षसी थी। इसके अलावा वह ऐसी थी जो पुरुषों को छेड़ने में माहिर थी। तुमने आज मेरे दूसरे भाई को नाराज किया। नयनतारा सच में काम की बात पर आ गई। यह सुनकर आरव की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और फिर उसने सिर हिलाया और कहा, वह दूसरा राजकुमार वही है जिसने तुम्हारी मां का उपयोग करके तुम्हें धमकी दी थी। नयनतारा ने सिर हिलाया और कहा, मेरा वह भतीजा बहुत संकीर्ण मानसिकता वाला है। तुमने आज उसे सबके सामने शर्मिंदा किया, इसलिए वह तुम्हें निश्चित रूप से नहीं छोड़ेगा। बेशक वह खुले तौर पर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे गुरु आखिरकार सुधाकर हैं और वह केवल एक राजकुमार है, न कि महाचिन साम्राज्य का सम्राट। वह अंधेरे से मेरा सामना करेगा? आरव ने पूछा। नयनतारा ने सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि वह आरोहण रैंकिंग्स के दौरान दूसरों को तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देगा। अगर तुम आरोहण रैंकिंग्स के दौरान मारे जाते हो तो तुम्हारे गुरु सुधाकर भी इसे केवल स्वीकार ही कर सकते हैं। जब वह यहाँ तक बोली तो नयनतारा थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर वह मुस्कुराई। अगर वह आरोहण रैंकिंग्स के दौरान तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करता है तो तुम्हें बिल्कुल भी चिंतित या भयभीत होने की जरूरत नहीं है। क्यों? आरव चकरा गया। मूर्ख! नयनतारा ने आरव पर आंखें मटकाई और कहा, क्या तुम जानते हो कि आरोहण रैंकिंग्स पर चढ़ने के लिए प्रतियोगिता कैसे आयोजित की जाती है? मैं नहीं जानता। आरव ने सिर हिलाया और बहुत ईमानदार था। भले ही वह इसमें भाग लेने आया था और उसने अतीत में इसके बारे में सुना था, लेकिन वह वास्तव में नहीं जानता था कि प्रतियोगिता कैसी थी। गिनत प्रतिभाशाली लोग आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने आते हैं, इसलिए यदि 30 सबसे मजबूत प्रतिभाशाली लोगों को चुने जाने तक एक-एक करके लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, तो क्या इन लड़ाइयों को अगले साल तक जारी नहीं रखना पड़ेगा? नयनतारा ने धीरे धीरे कहा, आरोहण रैंकिंग्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मजबूत लहरों को रेत को बहा ले जाने की अनुमति देना, या इसे सरल शब्दों में कहें तो उन लोगों को खत्म करना जिनके पास अपर्याप्त शक्ति है फिर भी वे अपने लिए एक नाम कमाना चाहते हैं। आरव ने नयनतारा को देखा जैसे कि वह चाहता हो कि वह जारी रखे। आरोहण रैंकिंग्स में केवल हम इंसान ही नहीं बल्कि डार्क बिस्ट भी भाग लेंगे। महापर्वत श्रृंखला के भीतर दक्षिण में 2500 किलोमीटर से अधिक लंबी एक पर्वत श्रृंखला है और इसे आरोहण पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। यह कुछ हजार किलोमीटर तक फैली हुई है और अत्यंत क्रूर तलवारदांत बाघ दल वहां रहता है। आरोहण रैंकिंग्स के पहले भाग के दौरान 6 महान शक्तियों के सदस्य सभी भाग लेने वाले गूढ़ ऊर्जा साधकों को उस पर्वत श्रृंखला में टेलीपोर्ट करेंगे। केवल वे ही जो निर्धारित अवधि के भीतर पहाड़ से बाहर निकलने में सक्षम हैं, दूसरे भाग में भाग लेने के योग्य होंगे। नयनतारा धीरे धीरे बोली, यह महापर्वत श्रृंखला में आयोजित किया जा रहा है। आरव की आंखें चमक उठीं। अगर यह किसी और जगह होता तो यह मुश्किल हो सकता था, लेकिन अगर यह महापर्वत श्रृंखला में होता तो क्या उसके बगल में छोटे साथी के होते हुए किसी भी डार्क बिस्ट में उससे परेशानी मोल लेने की हिम्मत होगी? क्या यह धोखे के बराबर नहीं था?
नयनतारा ने उस पर एक नजर डाली और कहा, लापरवाह मत होना, तलवारदांत बाघ सरल अस्तित्व नहीं हैं। वे सभी कम से कम राजा स्तर पर हैं। उनके अलावा डार्कबिस्ट साम्राज्य अन्य कुलों के अभिजात डार्कबिस्ट को आरोहण पर्वत श्रृंखला में भेजेगा। बेशक राजा स्तर डार्कबिस्ट शायद तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन आरोहण पर्वत श्रृंखला में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा ये डार्कबिस्ट नहीं बल्कि मनुष्य हैं। मनुष्य। आरव ने माथे पर बल डाला और कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? प्रतिभागी केवल पर्वत श्रृंखला से बाहर निकलकर ही दूसरे भाग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप सभी को पूरे करने के लिए कार्य भी मिले हैं। आप सभी में से प्रत्येक को एक निश्चित मात्रा में डार्कबिस्ट का शिकार करना चाहिए और उनके आंतरिक कोर को इकट्ठा करना चाहिए। यदि आप पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा नहीं करते हैं तो आप असफल हो जाएंगे, भले ही आप पर्वत श्रृंखला से बच गए हों। इसी तरह डार्कबिस्ट के पास भी कार्य हैं। डार्कबिस्ट का कार्य मनुष्यों के सिर को मारना और इकट्ठा करना है। मैंने कहा कि मनुष्य सबसे खतरनाक हैं क्योंकि जब आप इन डार्कबिस्ट के साथ एक तीव्र लड़ाई में होते हैं तो मानव साधक आमतौर पर लाभ उठाने के लिए पीछे इंतजार कर रहे होते हैं, नयनतारा ने कहा। वास्तव में आरव पूरी तरह सहमत हुआ। हालांकि डार्कबिस्ट दुर्जय थे, वे मनुष्यों की तरह चालों से भरे नहीं होंगे। इसलिए नयनतारा के यह कहने में कि मनुष्य सबसे खतरनाक थे, यह पूरी तरह से तर्कसंगत था। खासकर तुम्हारे तलवार संप्रदाय और भूत संप्रदाय के सदस्य, नयनतारा ने जारी रखा। हर साल तलवार संप्रदाय और भूत संप्रदाय के 90% से अधिक शिष्य आरोहण रैंकिंग्स के दौरान या तो मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं, और इनमें से अधिकांश लोगों को डार्कबिस्ट के हाथों ऐसी चोटें या मौत नहीं मिली थी। तलवार संप्रदाय और भूत संप्रदाय के अलावा अन्य शक्तियां और कुल जिनमें आपस में दुश्मनी थी, वे भी आरोहण पर्वत श्रृंखला में एक दूसरे को मार डालेंगे। संक्षेप में, आरोहण पर्वत श्रृंखला दुश्मनी से निपटने की जगह के बराबर है, नयनतारा ने कहा। क्या मैं पुष्प महल के शिष्यों को मार सकता हूं जब मैं आरोहण पर्वत श्रृंखला में हूं? आरव ने पूछा। अगर वह वहां रहते हुए पुष्प महल के कुछ शिष्यों को मार सके तो वह बहुत खुश होगा। नयनतारा ने सिर हिलाया और कहा, यह सबसे अच्छा है कि तुम ऐसा न करो। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी माँ अभी भी पुष्प महल के भीतर हैं। शायद वे तुम्हारा सामना करने में असमर्थ हैं, लेकिन उनके लिए तुम्हारी माँ का सामना करना बेहद आसान है। बेशक अगर तुम किसी को पता चले बिना इसे पूरा करने में सक्षम हो तो यह पूरी तरह से एक अलग कहानी है। हालांकि मेरा सुझाव है कि तुम वह जोखिम तब तक न लो जब तक कि वे पहले तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई न करें। तुम्हें लगता है कि पुष्प महल के सदस्य मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे? आरव ने कहा। नयनतारा ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। क्या आरोहण रैंकिंग्स आरव को मारने का सबसे अच्छा अवसर नहीं था? तो पुष्प महल उस मौके को कैसे चूक सकता था? क्या तुम्हें पुष्प महल की प्रभा से निपटने की अपनी क्षमता पर भरोसा है? नयनतारा ने कहा। वह पुष्प महल की आंतरिक प्रांगण रैंकिंग्स में पहले स्थान पर है, और यहाँ तक कि एक अफवाह भी है कि उसके पास एक अर्धदिव्य कलाकृति है। भले ही उसके पास अर्धदिव्य कलाकृति न हो, उसके पास कम से कम एक धरती स्तर या स्वर्गस्तर डार्क खजाना होना चाहिए। उन्हें मारने में विफल मत होना, लेकिन इस प्रक्रिया में अपना जीवन खो देना। अगर यह कोई और जगह होती तो मुझे वास्तव में विश्वास नहीं होता, लेकिन अगर यह महापर्वत श्रृंखला है। आरव मुस्कुराया और कहा, महापर्वत श्रृंखला में होने पर मुझे 70% विश्वास है। अगर वह प्रभा से ईमानदारी से लड़ता तो उसे अपनी तलवार इंटेंट का उपयोग करने पर भी उसे मारने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं होता। हालांकि अगर यह महापर्वत श्रृंखला में होता तो उसके पास बैंगनी मिंक और 2 भेड़िया राजाओं की सहायता होगी।
उन तीनों के साथ छोटे साथी के अजीब हमला करने के तरीकों को मिला दें तो उनका 4 लोगों का समूह एक आत्मिक स्तर विशेषज्ञ के खिलाफ भी जा सकता था। भले ही इसका अंत ज्यादातर उनकी मौत के साथ होगा। पुष्प महल के अलावा तुम्हें भूत संप्रदाय के उन 2 साथियों से सावधान रहना होगा, खासकर भानु नामक एक से। हालांकि उससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वह बेहद असाधारण है, नयनतारा ने अपने चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। तुम्हें भी लगता है कि वह साधारण नहीं है? आरव ने कहा। मुझे लगता है कि उसकी ताकत भानु से भी बेहतर है। यह सिर्फ एक भावना है। क्या तुमने उसकी जांच की है? नयनतारा ने उसे जवाब नहीं दिया। अपनी कलाई को मोड़ते हुए उसके हाथ में एक बड़ा स्क्रॉल दिखाई दिया और उसने उसे आरव को सौंप दिया। सभी भाग लेने वाले प्रतिभाशाली लोगों की जानकारी जो तुम्हारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, यहाँ दर्ज है। भले ही उनकी साधना थोड़ी कम हो या वे प्रसिद्ध न हो, वे सभी बेहद दुर्जेय हैं। यदि तुम आरोहण पर्वत श्रृंखला में उनसे मिलते हो तो तुम्हें लापरवाह नहीं होना चाहिए। आरव ने स्क्रॉल को देखा तो उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई और उसने कहा, धन्यवाद। नयनतारा मुस्कुराई और कहा, तुम मुझे किस बात के लिए धन्यवाद कर रहे हो? मत भूलो कि तुम्हारी रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, मेरे लिए उतना ही अधिक फायदेमंद होगा। एक बार जब तुम आरोहण रैंकिंग्स के शीर्ष 20 में प्रवेश कर लेते हो तो मुझे अब और राजधानी में छिपकर रहने की जरूरत नहीं होगी। उस समय मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ महल में प्रवेश करोगे। महल में प्रवेश करोगे? नयनतारा ने सिर हिलाया और कहा, बेशक तुम दामाद की भूमिका निभा रहे होगे। जब तक तुम शीर्ष 20 रैंकों में आरोहण करते हो तब तक शाही घराना हमारे एक साथ होने पर आपत्ति करना बंद कर देगा। इसके अलावा मेरे भतीजे के पास डर के मारे पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा और वह मेरे खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम नहीं होगा। कम से कम वह खुले तौर पर ऐसा नहीं कर पाएगा। आरव ने अचानक पूछा, क्या होगा अगर मैं पर्वत श्रृंखला में मर जाऊं? नयनतारा के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे इससे पहले कि उसने कहा, मैं स्वाभाविक रूप से किसी और प्रतिभाशाली को खोजने जाऊंगी। बड़ी बहन तुम्हारे लिए विधवा नहीं रहेगी। यह सच में चोट पहुंचाने वाला है। आरव ने सिर हिलाया और उसे थोड़ा दुख हुआ। तुम निश्चित रूप से जिंदा वापस आओगे। अचानक नयनतारा ने आरव को देखा जबकि उसके चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं थी। वह एक बहुत ही गंभीर अभिव्यक्ति से ढका हुआ था। आरव का दिल कांप उठा। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।